आज मैं फिर आपके समक्ष में जैव प्रक्रम का पार्ट नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हमने अगले पार्ट में कहने का मतलब लगभग में हमने माउथ कैविटी तक पढ़ा दिया था। अब आप आज समझेंगे कि किस प्रकार से आगे के प्रोसेस में कैसे कैसे पोषण होता है, कैसे कैसे डाइजेस्टिव होता है। तो चलते हैं, हम पढ़ा रहे थे माउथ कैविटी। माउथ कैविटी यानी जिसे हम कहते हैं मुख गुहा। उसमें हमने मुख गुहा, जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। अब इसमें हमने पॉइंट पढ़ा दिए थे, आज हम देखेंगे इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़ा दिए थे। इसमें नंबर 1 टीथ और नंबर 2 टंग। ये हमने 2 पार्ट पढ़ा दिए थे। अब इसके बाद में जो पार्ट आता है हमारा वो समझेंगे, ठीक है। माउथ कैविटी, तो माउथ कैविटी के अंदर यानी जहां तक हमारा भोजन यहाँ तक आता है उसे हम माउथ कैविटी। अब इसके अंदर क्या आता है, तो वो आता है हमारा सैलाइवरी ग्लैंड्स। तो वो समझते हैं, सैलाइवरी ग्लैंड यानी कल हमने 2 पॉइंट लिखाए थे, पाचन करवाने वाली ग्रंथियां और वो पॉइंट जिसमें ऑर्गन थे, अंग थे जो डाइजेस्टिव में हेल्प करने वाले। तो सैलाइवरी ग्लैंड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लारीय ग्रंथि। लारीय ग्रंथि, लारीय ग्रंथ। अब ध्यान देंगे, लारी ग्रंथि का वो हम बोलते हैं सैलाइवा। क्या बोलते हैं? सैलाइवा यानी लार। अब लार में एंजाइम जो होता है उसे हम बोलते हैं, एंजाइम का नाम होता है, देखिए उसे हम बोलते हैं एमाइलेन। लारीय एमाइलेन, ठीक है, मतलब लारीय एमाइलेन एंजाइम का नाम है। ये लार एंजाइम स्रावित करने वाला, तो इसे हम बोलते हैं लारी एमाइलेन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैलाइवरी एमाइलेस। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम सैलाइवरी एमाइलेज, सैलाइवरी एमाइलेज, और हिंदी में हम इसे बोल लेंगे लारीय एमाइलेन, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसका पीएच मान, पीएच मान इसका होता है, इसका पीएच होता है 6.8। ये इसका पीएच वैल्यू होता है 6.8, इसका पीएच वैल्यू होता है। तो देखिए, अब इसके बाद में बात आती है ये करता क्या है। हमने बताया था कि लारीय ये हमारा भोजन को कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने बस कार्बोहाइड्रेट को लिया, तो देखिए कैसे डाइजेस्टिव में करता है ये, तो वो समझते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिए, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स को लिया तो ये क्या करता है कि जो लार होती है, लार के अंदर हमने बताया था, लार के अंदर 95%
क्या होता है, जल। और 5% इसमें एंजाइम होते। क्या होते, एंजाइम। एंजाइम, ठीक है। 5% एंजाइम और 95% जल। अब 5% में जो एंजाइम होता है वो हमने बताया था टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन एमाइलेज। क्या बोलेंगे इसे, टाइलिन, टाइलिन एमाइलिन, ठीक है। अब इसमें ये एक एंजाइम होता है, दूसरा होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम। अब ये एंजाइम, लाइसोसोम एंजाइम क्या करता है कि बाहर से हम जो भी फूड लेते हैं वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। तो लाइसोसोम क्या करता है, ये 50% ये उनको नष्ट करने का, उन जो भी हमने फूड लिया उसको निष्क्रिय कर देता है, यानी शुद्ध करने का कार्य करता है लाइसोसोम। और जो टाइलिन एमाइलिन होता है, ये एंजाइम क्या करता है कि जब कार्बोहाइड्रेट को हम लेते हैं तो ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज फॉर्म में बदलता है। किस में बदलता है, ग्लूकोज फॉर्म में। ग्लूकोज फॉर्म में, कहने का मतलब हमारे मुख के ही अंदर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा, क्या होती है, शर्करा, ठीक है। अब शर्करा, जिन पदार्थों में शर्करा होती है उनको उनका डाइजेस्टिव हमारे मुख में ही हो जाता है। अब शर्करा पहचानेंगे कैसे, तो हमें पहचानने की जरूरत नहीं होती, हमारी जो लार होती है वो अपने आप पहचान लेती है कि किस में शर्करा है किस में नहीं है, और वो उसका पाचन कर देती है, उसको ग्लूकोज फॉर्म में परिवर्तित करती है, और ग्लूकोज फॉर्म से नेक्स्ट पहुंचता है तो वो बनता है ग्लाइकोजन। क्या बनता है, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमारी लार। अब देखिए लार ग्रंथियां हमारे शरीर मुख में, लारी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 6, यानी 3 जोड़ी, यानी 3 जोड़ी होती है लारी ग्रंथियां। तो ये सब लारी, सलाइवा ग्लैंड्स। अब इससे आगे देखेंगे। अब ये तो लार थी। अब इसके बाद बात आती है हमारी ईसोफेगस, यानी ओ इसमें साइलेंट रहता है लेकिन हम इसे ईसोफेगस से बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस या फूड पाइप, ठीक है। ईसोफेगस या फूड पाइप, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं आहार नलिका। क्या कहते हैं, आहार नलिका, यानी आहार नलिका, ठीक है। ईसोफेगस या फूड पाइप। अब ये क्या करता है, जैसे हमने बताया था कि हमारे अंदर ये क्या होती है, ग्रंथियां, ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि फूड आता है ये, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं माउथ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, माउथ, इसे माउथ, ठीक है। अब इसके अंदर इसे एक बाल्ब लगा होता है जिसे हम घाटी, क्या कह सकते हैं, घाटी, इसको कह सकते हैं हम घाटी का ढक्कन। क्या कह सकते हैं इसे हम, घाटी का ढक्कन, ठीक है। इसे कह सकते हैं हम घाटी का ढक्कन। ये
ये क्या करती है, जैसे हम ये ओपन क्लोज होने का कार्य करती है। तो कभी कभी हमारे जो गार्जियंस होते हैं, माता पिता होते हैं, वो कहते हैं कि खाते वक्त न बात करो, न हंसो, न बोलो, शांतिपूर्वक खाना को ग्रहण करो। तो इसका मतलब यही होता है कि ये घाटी का जो ढक्कन जैसे बोलते हैं, ये क्या करता है, कभी अगर इसमें क्या हुआ, ये क्या है, श्वास नली, इसे क्या बोलते हैं हम, इसमें श्वास नली, इसमें आती है श्वास नली, तो इसे बोलते हैं हम श्वास नली। और यहाँ पर होते हैं लंग्स, यानी फेफड़े। और इस ये इधर से भोजन आया तो आकर के कहाँ आ जाता है, यहाँ पर ये आता है फिर स्टमक में, यानी पेट में या आमाशय। ठीक है, ये आता है इस तरह से। तो क्या होता है, जब हम बात करते हैं तो कभी अगर इसमें भोजन आ गया तो क्या होगा, चावल का दाना आ गया है, कोई भोजन का कण आ गया, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को हमारे अंदर तक पहुंचने नहीं देगा। और जब पहुंचने नहीं देगा तो हमें हार्ट अटैक पड़ सकता है और हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ये कंडीशन होती है। अब देखिए, इसको तो हम बोलते हैं, ठीक है, ये तो कंडीशन थी। अब इसके बाद में हमारे शरीर में हमने बताया था आमाशय, तो आमाशय ग्रंथ, ठीक है, स्टमक। तो आमाशय, तो स्टमक यानी आमाशय, स्टमक आमाशय, जिसमें हम पढ़ेंगे अब। आमाशय में हमने बताया था कि जो ग्लैंड्स होती है वो होती है हमारी ग्लैंड, ये 3 तरह के हार्मोन स्रावित करती है ग्रंथि। कितने तरह के, 3 तरह के, जिसमें नंबर 1 HCl, नंबर 2 प्रोटीन, सॉरी पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है, यानी HCl पेप्सिन। और नंबर 3 में रेनिन, रेनिन, रेनिन और पेप्सिन, यानी हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका स्राव करती है। अब देखिए, अब इसमें HCl क्या करता है कि जो पेप्सिन होता है, पेप्सिन पहले से ही ये फॉर्म में होता है, जो जिसका नाम होता है प्रोपेप्सोनेजन। पहले से ये था प्रोपेप्सो पेप्सोनोजेन, ये पहले से होता है प्रोपेप्सोनोजेन, इस फॉर्म में होता है। और जो रेनिन होता है ये होता है प्रो रेनिन, ये होता है प्रो रेनिन फॉर्म में। ये कहने का मतलब पेप्सिन जो था पहले पेप्सोनेजन था, नोजेन, और उसके बाद ये था प्रोपेप्सिन, सॉरी प्रोरेनिन। इसके बाद में जब इसका डाइजेस्टिव होता है, ये क्या है, ये एसिड है, क्या है, अम्ल है, HCl। और ये अम्ल है, तो इसका जब डाइजेस्टिव प्रोपेप्सिन का होता है तो ये नेक्स्ट पहुंचता है प्रो प्रोटीन में। ये किस में पहुंचता है, पेप्सिन प्रोटीन,
ये प्रोटीन, प्रोटीन किसमें, प्रोटीन में, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन का स्राव करता है और प्रोटीन के बाद में, प्रोटीन के बाद 90% ये बना देता है। प्रोटीन के बाद में हमने बताया था कि ये उसको पूर्ण रूप से पेप्टोन में बना देता है। किस में बना देता है, पेप्टोन में। तो ऐसे करके इसका पाचन हो जाता है। उसके बाद रेनिन, रेनिन क्या करता है कि रेनिन इसको बनाता है मिल्क। ये क्या होता है, मिल्क। ये मिल्क में जैसे ही मिल्क मिला और मिल्क को और ये मिल्क को क्या करता है, 100%, ये 100% क्या करता है, उसका डाइजेस्टिव करके केसीन, केसीन केसीन में परिवर्तित कर देता है और ये बना देता है केसीन नामक प्रोटीन। और हमें दूध से केसीन नामक प्रोटीन मिल जाता है। तो दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसीन, ठीक है, और वो मिल जाता है। और 90% में ये वसा यानी फैटी एसिड, वो वसा का निर्माण करता है। प्रोटीन 90% पेप्सोन बना देता है, पेप्टोन। ये किस में बना देता है, पेप्टोन, ठीक है, पेप्टोन। तो ये प्रोटीन केसीन नामक, दूध से कौन सा प्रोटीन मिलता है हमें, केसीन नामक प्रोटीन। इस बात को हम पढ़ते चलेंगे, उसके बाद समझेंगे हम। अब देखिए HCl, हमने बताया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम। कहने का मतलब वो ग्रंथ जो जूस या एंजाइम बनाते हैं। और जो HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl। जब हमने आपको बताया होगा कि HCl एक क्या है, एसिड है। जैसे हमारे पेट में अभी अभी ये अम्ल जलाता क्यों नहीं है, हमारे पेट को क्यों नहीं जलाता भाई, ये क्या है, अम्ल है, तेजाब है। और जब ये हमारे पेट में रहता है तो हमारे पेट को जला सकता है। जब हम अधिक भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारे पेट में एसिडिटी होना चालू हो जाती है, पेट में जलन होना चालू होती है। क्यों, क्योंकि हमारे पेट में क्या होता है कि एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का मतलब इसका जो पीएच मान HCl का होता है, ये 1.5 से लेकर के 2.5 तक होता है पीएच। क्या होता है, HCl का पीएच 1.5 से लेकर के 2.5। और ये पीएच क्या होता है, जब अधिक बढ़ जाता है तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, जलन स्टार्ट हो जाती है। तब हम क्या करते हैं कि वो इनो लेते हैं। इनो में क्या होता है, बेस होता है, लवण होता है, साल्ट होता है। और वो क्या करता है, हमारे इस अम्ल से क्रिया करके, एसिड और बेस से क्रिया करके वो क्या बना देता है, साल्ट यानी लवण और जल, जिससे एसिडिटी खत्म हो जाती है। अब देखिए हमारे पेट में क्या है, म्यूकस लेयर होती है। ये इसे हम बोलते क्या, म्यूकस लेयर। क्या बोलेंगे इसे हम, म्यूकस, म्यूकस लेयर। और ये लेयर क्या करती है कि अपने पास क्या रखती है, बेसिक यानी क्षार। ये किससे बनी होती, बेसिक, बेस से, सॉरी, बेस, ठीक है, चाहे हम बेसिकली बोल सकते हैं बेस। अब ये बेस से बनी होती है। अब बेस क्षार मतलब क्या है, क्षार है। और जब क्षार और अम्ल, ये अम्ल इससे क्रिया करेगा तो एसिड प्लस बेस मिलेगा। तो ये क्या बनाएगा, साल्ट और जल,
साल्ट और जल, यानी प्लस जल। जब एसिड और बेस क्रिया करेगा साल्ट और जल बनाएगा, जिससे हमारे पेट में जलन नहीं होती। ये उसको निष्क्रिय करता रहता है, कहने का मतलब। तो ये होगा बात किसकी, इसकी। यहाँ तक कंडीशन ये रहती है, ठीक है। अब इसके बाद बात हम कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत के बारे में अब पढ़ेंगे। तो आइए, अब देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डी, डी फॉर डियूडेनम। इसको बोलते हैं जे, जे फॉर जेजुनम। और आई, इसको कहते हैं हम आई, आई फॉर इलियम। इलियम, इसे डियूडेनम। तो डी फोर इसी से लिख दो डियूडेनम, ठीक है, डियूडेनम। तो ये 3 पार्ट होते हैं। अब डियूडेनम, डियूडेनम से जैसे ही भोजन आया तो यहाँ आता है लीवर, यहाँ होता है क्या, लीवर, लीवर यानी यकृत। अब यकृत क्या है, यकृत में कई एक कंडीशन होती है, हमने बताया था लीवर। अब समझते हैं लीवर। आइए, लीवर, लीवर। अब लीवर को हम हिपो हेपेटोलॉजी, यानी इसे कहते हैं हम हेपेटोलॉजी। कहने का मतलब जहां पर लॉजी लग जाए तो मतलब टू स्टडी, इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, तो हम लीवर की स्टडी को कहते हैं हेपेटोलॉजी। क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी। अब उसके बाद बात आती है इसमें सेल्स, सेल्स। इसमें सेल्स क्या होती है, तो इसमें सेल होती है हेपेटिक सेल। क्या होती है, हेपेटिक सेल, यानी हेपेटोलॉजी, इसका अध्ययन करना हेपेटोलॉजी कहलाता है, लीवर का अध्ययन करना। और इसमें जो सेल होती है उसे हम बोलते हैं हेपेटिक सेल, यानी एक ये सेल्स से बना होता है। इसकी माइक्रो इकाई क्या होगी, सेल होगी। तो हेपेटिक सेल। उसके बाद बात आती है, अब देखिए लीवर, लीवर बनता कितने दिन में है, तो ये बन जाता है 21 दिन में। लीवर बनने की प्रोसेस होता है वो 21 डे, यानी 21 डे के अंतराल में हमारा है जो लीवर होता है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। उसके बाद बात आती है विटामिन। ये विटामिन कौन सा स्टोर करता है, ये विटामिन ए को स्टोर करता है। कौन सी को, विटामिन ए को। कौन सी विटामिन को स्टोर करता है, विटामिन ए को, ठीक है। उसके बाद बात आती है इसमें वेट, वेट, यानी इसमें वेट कितना होता है तो वो समझेंगे अब। वेट इसमें होता है 1.5 से लेकर 1.7 किलोग्राम, यानी 1.5 से लेकर के 2
2.7 तक होता है, 2.7 किलोग्राम तक। अब ये ग्राम में नहीं होता है, बच्चे कहते हैं कि ग्राम में है, ऐसा कुछ नहीं है, ये ग्राम में नहीं होता है, ये किलोग्राम में होता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन। कहने का मतलब मनुष्य का सबसे बड़ा लीवर होता है, लीवर ग्रंथि होती है, तो ये इसीलिए सबसे वेट में भारी होती है। और उसके बाद बात आती है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि तो ये 1.5 से लेकर 2.7 किलोग्राम तक इसका वेट होता है। अब आपको पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो कौन सी कहला आप बताओगे? लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब सबसे बड़ी ग्रंथि है क्या? लीवर। अब हमने बताया इसके पार्ट होते हैं ड्यूडेनम। अब यहाँ तक तो आया। अब जो लीवर का चित्र बना होता है वो समझते हैं। ये क्या होता है? इसका चित्र होता है, तो वो समझते हैं। तो इस चित्र में इस तरफ ये पत्ती, पौधे की पत्ती की तरह ये होती है, जिसे हम पैनक्रियास बोलते हैं। इसके इस तरफ ये एक थैली होती है, जिसे हम, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, यानी हम सदैव इसको राइट हैंड मानते हैं, इसको लेफ्ट हैंड। तो ये हमारी क्या है? पैनक्रियास। अब देखिए इसको हम बोलते हैं गोल्ड ब्लैडर। क्या बोलते हैं इसे हम? इसको कहते हैं हम गोल्ड ब्लैडर, यानी पित्त थैली। क्या कहते हैं इसे हम? या पित्ताशय, क्या कहेंगे इसे? पित्ताशय। अब इसे हम बोलते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्या? आग्नेयाशय। आग्नेयाशय, आग्नेयाशय, पैनक्रियास, ठीक है। इसको आग्नेयाशय। अब देखिए इसमें हमारा जो लीवर होता है क्या करता है? पित्ताशय। अब देखिए जिसमें इसमें से क्या होता है? लीवर जो एल्कोहल कंजक्शन करते हैं, जो एल्कोहल अधिक पीते हैं। अब ये एक ऐसा हमारा लीवर होता है कि इसके पास जो भी पदार्थ पहुंचता है उसको एस्टर जनरेट कर लेता है, स्टोर करने का कार्य करता है। और जब स्टोर कर लेता है, चाहे इसके पास अच्छी चीज पहुंचे, चाहे गलत चीज पहुंच जाए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उस सभी को क्या करता है? एक्स्ट्रा अतिरिक्त में अपने पास स्टोर कर लेता है। और जब स्टोर कर लेता है तो जो लोग टॉक्सिन्स, जो एल्कोहल कंजक्शन प्रयोग में लेते हैं, तो क्या होता है? उनसे उनका जो लीवर होता है उसके पास टॉक्सिन्स पहुंचते हैं, और वो टॉक्सिन्स क्या होते हैं? उसके पास स्टोर हो जाते हैं। और जब स्टोर हो जाते हैं तो क्या होता है? वो हमने बताया था हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक सेल्स को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? लीवर कार्य करना बंद कर देता है और डैमेज हो जाता है और व्यक्ति खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब हेपेटिक जो सेल्स होती हैं वो नष्ट हो जाती टॉक्सिन्स से, और इसलिए टॉक्सिन्स हमें नहीं लेना चाहिए, हमें अच्छी चीजों का प्रयोग करना चाहिए। अब जो अमिताभ बच्चन है उनका 70% क्या होता है? हो गया है कि लीवर नष्ट हो चुका है, खराब हो चुका है। लेकिन उनका क्या है कि रीजनरेट, लीवर एक ऐसा है
जो रीजनरेट हो जाता है, सब बहुत जल्दी होने का। कोई अच्छा व्यक्ति है अपने फ्रेंड को जैसे लीवर देना चाहे तो क्या होता है कि वो उसको 80% दे दे, 20% बचे उसके पास, तो 20% बचा हुआ वही लीवर हेपेटिक सेल्स पूर्ण रूप से लीवर को बड़ा कर देती और उसे एक प्रोत्साहन वयस्कता की ओर ले जाती है। तो लीवर, तो कहने का मतलब लीवर। अब देखिए यहां से इसने यकृत को क्या कहते हैं, पित्तरस, यानी पित्तरस यानी जूस या एंजाइम। तो ये क्या करता है, यहाँ से पित्तरस दिया इसने यहाँ से, और ये एस्ट्रा क्या होता है, पित्तरस को पित्ताशय यानी पित्ताशय में स्टोर हो जाता है। इसमें कहने का मतलब स्टोन पत्थर भी इसी आपने सुना होगा कि पित्ताशय में पथरी हो गई है, तो इसी को पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, तो पित्तरस का स्रावित करने वाला यकृत, यकृत से पित्तरस क्या होता है, पित्ताशय थैली में आकर के एक्स्ट्रा जो जनरेट होता है वो इसमें ये स्टोर कर लेता है, और स्टोर करने के बाद में उसे नेक्स्ट टाइम में उसे आगे पहुंचा देता है। कभी कभी यकृत कार्य करना बंद कर देता है, तो इसी से नेक्स्ट प्रोसेस होता रहता है। अब पेनक्रियास, पेनक्रियास मतलब अग्न्याशय ग्रंथि, ये ग्रंथि क्या करती है, तो आइए समझते हैं हम पेनक्रियास के बारे में। अब देखिए पेनक्रियास, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय क्या है, देखिए अग्नाशय में क्या होता है कि जो भी अग्नाशय एक ऐसी ग्लैंड्स होती है जिसमें बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी और इन सभी ग्रंथियों का कार्य करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्लैंड्स भी बोलते हैं। हमने बताया था अंतःस्रावी ग्रंथि, ग्रंथि किसे कहते हैं, जिनमें, कहने का मतलब वे ग्रंथ, हमने पहले से भी बता दिया था कि ग्रंथ, ग्रंथ उसे बोला जाता है जिसमें जूस, जूस या एंजाइम, जूस या एंजाइम, एंजाइम या हार्मोन्स, हार्मोन्स, कहने का मतलब जूस, एंजाइम या हार्मोन्स, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं रस। ठीक है, इसे एंजाइम, 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 और इसे हार्मोन्स, क्या कहेंगे, हार्मोन्स, हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स। ठीक, अब देखिए हार्मोन्स, इन्हीं को ग्रंथ को हम कहते हैं हार्मोन्स। अब देखिए अग्न्याशय ग्रंथ क्या करती है, रस भी स्रावित करती है, एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन्स भी स्रावित करती है, तो इसे क्या क्या कहते हैं, मिश्रित ग्लैंड्स, मिश्रित, मिश्रित ग्रंथि, क्या कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथ। कहने का मतलब ये जूस भी स्रावित करती है प्लस एंजाइम प्लस हार्मोन, इसलिए इसे क्या नाम दिया जाता है, अग्न्याशय यानी मिश्रित ग्रंथि, पेनक्रियास। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये क्या करती है, फैटी लिपिड्स, जब तक ये पित्तरस यहाँ तक आता है जेजुनम तक, तब तक क्या होता है, इसका पूर्ण डाइजेस्टिव हो चुका होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, इसका पाचन हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा इसमें पेप्टोन्स में होता है, हमने बताया था कि उसमें सूक्ष्म कण यानी फैटी जो एसिड होते हैं, फैटी एसिड, फैटी एसिड,
जो फैटी एसिड्स होते हैं जब इस कंडीशन में पहुंचते हैं तो इनका जो आकार होता है भी इस प्रकार के होते हैं। जब ये पूर्ण रूप से ग्लिसरॉल में आ जाते हैं, 100% ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल में पहुंचते हैं, तब ये पूर्ण रूप से क्या होता है, इसका प्रतिशत पाचन हो जाता है ग्लिसरॉल में पहुंच करके, और ये छोटे 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 ऐसे कणों में फैक्टर बन जाते हैं। और बनने के बाद में ये हमारी विली विली जिसे बोलते हैं, यानी इस जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, विली जिनमें होते हैं, यानी विडर बोलते हैं जिन्हें, उनमें जाकर के अंगुलित नामा उनमें संरचना होती है और उनके किनारों पर ये एसिड के रूप में और ग्लिसरॉल के रूप में ये जम जाते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अब देखिए इससे बाद में बात आती है अग्न्याशय। अब इस अग्न्याशय की खोज किसने की थी, तो वो की थी लैंगर हैंस ने। लैंगर हैंस ने किसने की थी, लैंगर हैंस ने इसकी खोज की, लैंगर हैंस ने। अब इसकी लैंगर हैंस ने खोज की तो उनमें पता लगाया, उन्होंने क्या पता लगाया वो समझते हैं। तो उन्होंने पता लगाया कि इनमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। नंबर 1 एल्फा, नंबर 2 थी बीटा, नंबर 3 क्या थी, डेल्टा, और नंबर 4 एफ। अब देखिए एल्फा, एल्फा जो सेल्स कितने प्रकार की इसमें अग्न्याशय में सेल होती है, 4 प्रकार की। नंबर 1 एल्फा सेल, बीटा सेल, और डेल्टा सेल, और एफ सेल। ये सेल्स क्या करती हैं, कहने का मतलब इनसे 5% यहाँ से एंजाइम स्रावित होता है, 90% बीटा, और शेष 2.5% डेल्टा, और 1% 2.5, और मिलाकर के तब जाकर के 100% बन पाता है। अब ये हार्मोन एंजाइम और स्राव करती हैं, ठीक है। तो ये था इन ग्रंथियों से पैनक्रियास अग्न्याशय। इस ग्रंथि को हम बाह्य स्रावी एवं अंतःस्रावी ग्लैंड्स भी बोलते, ग्रंथि भी कहते हैं। तो यहाँ तक कहने का मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा हुआ। उम्मीद है कि आप सभी के माइंड में अच्छे से आया होगा। तो सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऐसी अन्य वीडियो अपलोड होती रहती हैं जिनका आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये मेहनत आपके लायक, आप अच्छे से पढ़ते रहो, यही कामना।